हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 14 ने हमारे इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी से जो इनकम होगी दैट विल बी द फर्स्ट हेड। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी घर से क्या इनकम है। आपके पास मकान है, मकान को रेंट पे दे दिया, जो रेंट मिल रहा है दैट इज योर इनकम। दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड सोर्स है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ सोर्स है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब कोई कैपिटल एसेट्स आपके पास है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है। लैंड बिल्डिंग को आप ट्रांसफर करेंगे, सेल करेंगे तो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन। और पांचवा हेड है, अगर 4 मेन हेड हो गया, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन। अगर ये चारों हेड्स में आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं हो रही है तो पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पांचवा हेड, जब 4 मेन हेड्स में कोई भी आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। जैसे लॉटरी इनकम, आपकी लॉटरी लग गई तो लॉटरी को कहाँ टैक्सेबल करेंगे, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपका बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। आपकी कोई कैजुअल इनकम है, अचानक से आपकी इनकम हो गई, जो ना ही आपका बिजनेस इनकम है, ना ही कैपिटल गेन की इनकम है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ना ही सैलरी की इनकम है, तो इस इनकम को आप कहाँ टैक्स करेंगे, देन दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो 4 मेन हेड्स हो गया, सैलरी, income from horse property, profit gains from business profession, capital gain, and fifth head is income from other sources। तो हमारी इनकम इन 5 हेड्स में टैक्सेबल होता है। पहला हेड आते हैं सैलरी में। सैलरी, जब आप जॉब करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर आपको सैलरी देते हैं। तो सैलरी के लिए सेक्शन 15 दैट इज चार्जिंग सेक्शन कहता है कि आपकी कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तभी आपकी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मीन्स नौकर मालिक का रिश्ता होना जरूरी है, तभी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अब सैलरी में आते हैं, एम्प्लॉयर से जो भी बेनिफिट्स आपको मिलता है दैट इज द पार्ट ऑफ सैलरी, ये आपके पार्ट ऑफ सैलरी है। आपके एम्प्लॉयमेंट के बदले एम्प्लॉयर जो भी आपको देता है दैट इज द पार्ट ऑफ सैलरी। तो एम्प्लॉयर हमें क्या क्या दे सकता है, दैट इज डिवाइडेड इन 5 कैटेगरीज। सैलरी इज, सैलरी के 5 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं, सैलरी के 5 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। पहला कंपोनेंट्स है अलाउंसेस। अलाउंसेस वन, हम लोग 1 बाय 1 पांचों कंपोनेंट्स देखेंगे। ये पहला अलाउंसेस। सेकंड, परक्विजिट्स। थर्ड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। फोर्थ, डिडक्शंस। एंड फिफ्थ, रिलीफ अंडर सेक्शन 81 का रिलीफ। तो ये 5 कंपोनेंट्स हमारे सैलरी के हैं, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डिडक्शंस एंड रिलीफ। तो पहला कंपोनेंट्स पे आते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या है, अलाउंसेस इज द फिक्स्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर जो भी आपको फिक्स्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है दैट इज द अलाउंसेस। अलाउंसेस इज द फिक्स मॉनेटरी बेनिफिट्स। परक्विजिट्स क्या है, परक्विजिट्स आर द फैसिलिटीज। परक्विजिट्स मे बी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी और मे नॉट बी। फैसिलिटीज हो सकता है एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर दे दिया, तो ये हो गया परक्विजिट्स। एम्प्लॉयर आपको 5,000 देता है रेंट पे करने के लिए पर मंथ, तो ये हो गया अलाउंसेस। दोनों में फर्क समझिए।
Allowances is the fixed monetary amount. Fixed monetary amount paid by employer to employee for meeting some particular expenses. यानी कुछ particular expenses को meet करने के लिए employer employee को देता है. Then this is the allowances. परक्विजिट्स आर द फैसिलिटीज आपको रहने के लिए घर दे दिया तो परक्विजिट्स हो गया कि रहने के लिए घर नहीं, पर मंथ 5,000 10,000 आपको HRA देता है, हाउस रेंट अलाउंसेस देता है, तो ये अलाउंसेस होगा. तो फिक्स मॉनेटरी अमाउंट इज द अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज आर द परक्विजिट्स. और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जब आप रिटायर करेंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, जैसे प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है, लीव सैलरी मिलता है, लीव इनकैशमेंट. तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ये हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट्स के टाइम पे करेंगे. उसके बाद डिडक्शंस, सैलरी से हमें क्या क्या डिडक्शंस मिलेगी, और रिलीफ फ्रॉम सैलरी. रिलीफ तभी मिलता है जब एरियर ऑफ सैलरी पे रिलीफ मिलता है या एडवांस सैलरी पे रिलीफ मिलता है. उसके बाद हम लोग आते हैं अलाउंसेस आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. फर्स्ट HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस. second allowances are the allowances, specified allowances. First HRA, house rent allowances. Second specified allowances. Third allowances exempt to the extent spent for ऑफिशियल पर्पस. जितना अलाउंसेस ऑफिशियल पर्पस के लिए आप खर्चा करेंगे पूरा का पूरा माफ है. एंड थर्ड अलाउंसेस एग्जेम्प्ट टू सर्टेन पर्सन. अलाउंसेस कुछ लोगों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल है. और फुल्ली टैक्सेबल allowances are divided into 5 categories: house rent allowances, specified allowances. Third, the allowances taxable to the extent spent for allowances exempt to the extent spent for official purpose, allowances exempt to certain person, and fully taxable allowances. तो ये 5 types of allowances है. पांचों allowances हम लोग 1 by 1 करेंगे. पहला allowances पे आते हैं, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस. अलाउंस ये हमें क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप अपना रेंट पे करेंगे. आपने मकान किराए पे लिया है, किराए पे मकान लिया है तो आपको रेंट पे करना है, और इसी रेंट को पे करने के लिए आप HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिलता है, एम्प्लॉयर आपको देता है फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर. अलाउंसेस क्या है, fixed monetary amount that is given by employer to employee for meeting some particular expenses. यानी कुछ पर्टिकुलर खर्चे जो आपके खर्चे हैं उन खर्चे को मीट करने के लिए एम्प्लॉयर देता है, तो ये अलाउंसेस होगा. फिक्स्ड मॉनेटरी है तो अलाउंसेस होगा, फिक्स्ड मॉनेटरी नहीं है तो परक्विजिट्स होगा. बस यही दोनों में डिफरेंस है, अलाउंसेस परक्विजिट्स में. पहला HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस. हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिलता है घर का रेंट पे करने के लिए. आपने मकान किराए पे लिया है और आप रेंट पे करते हैं और एम्प्लॉयर आपको रेंट देता है, HRA देता है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर आपको जितना देता है उसमें से जितना पोर्शन आप पेमेंट करते हैं टुवर्ड्स रेंट उतने का बेनिफिट मिलेगा. कितना बेनिफिट मिलेगा, HRA का एग्जेम्पशन हमें कितना मिलेगा. HRA का एग्जेम्पशन के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 10(13)A. सेक्शन 10(13)A में जाना पड़ेगा. सेक्शन 10(13)A में HRA का एग्जेम्पशन मिलता है. तो HRA का एग्जेम्पशन है कि तीनों में जो सबसे कम हो. तीन में पहला पॉइंट है अमाउंट ऑफ HRA रिस्क. एम्प्लॉयर ने आपको कितना HRA दिया है. सेकेंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. यानी आपको जितना सैलरी मिला है, रेंट जितना दिया है, रेंट पेड में से 10% सैलरी का पोर्शन हटा दो. और तीसरा पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी इन दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई एंड कोलकाता, यानी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में 50% ऑफ सैलरी। इसके अलावा कहीं भी पूरे इंडिया में आप रहो 40% ऑफ सैलरी। तो 3 पॉइंट्स, अमाउंट ऑफ HRA, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, और 50% और 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो सबसे कम होगा उतने का एग्जम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 10(13)A। एग्जम्पशन निकालने के लिए सेक्शन 10(13)A में एग्जम्पशन निकालने के लिए 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी निकालने के लिए सैलरी का मतलब क्या है? तो इस सैलरी का मतलब, सैलरी में 3 पॉइंट्स लेंगे। पहला पॉइंट्स होगा बेसिक सैलरी, सेकेंड पॉइंट होगा DA, फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी। DA का जितना हिस्सा सैलरी का फॉर्म पार्ट है उतने ही DA लेना है। और थर्ड पॉइंट लेना है कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर एम्प्लॉयर आपके टर्नओवर के बेसिस पे, एम्प्लॉयर आपको टारगेट दिया है कि आप 4 लाख से ज़्यादा सेल करोगे, तो एक्सेस सेल पे आपको 1% कमीशन देंगे। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ HRA एग्जम्पशन। HRA एग्जम्पशन के लिए ये सैलरी का पार्ट होगा। तो ये हमारा HRA एग्जम्पशन है। अब HRA एग्जम्पशन किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है? पहला पॉइंट है अमाउंट ऑफ HRA। HRA कितना मिला है, सैलरी, लोकेशन क्या है, लोकेशन मकान कहाँ पे है, रेंट कितना पे किया है और सैलरी कितना दिया है। तो HRA एग्जम्पशन के लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए। पहला, कितना HRA मिला, सैलरी क्या है, लोकेशन कहाँ पे है और रेंट कितना दिया है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं। तो इन चारों कंपोनेंट्स में जब जब वेरिएशन होगा HRA उतने पीरियड के लिए सेपरेट निकालना पड़ेगा। यानी सपोज HRA आपका इंक्रीज हो गया या HRA डिक्रीज हो गया, जब से HRA डिक्रीज इंक्रीज हुआ है उससे पहले और उसके बाद अलग अलग HRA एग्जम्पशन कैलकुलेट करेंगे। सपोज मकान मालिक ने रेंट आपका बढ़ा दिया, रेंट बढ़ गया, तो जब से रेंट बढ़ा है तब से पहले और उसके बाद का कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। आपकी सैलरी इंक्रीज कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो जब से सैलरी इंक्रीज हुई है उससे पहले और उसके बाद का HRA एग्जम्पशन का कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। सपोज आपका लोकेशन चेंज हो गया, आप दिल्ली में रहते हैं, अब आपका लोकेशन शिफ्ट हो गया नोएडा, नोएडा यूपी में पड़ता है, तो नोएडा के लिए 40% है और दिल्ली के लिए 50% है। तो दोनों जितने पीरियड दिल्ली में रहे उतने पीरियड अलग कैलकुलेट करिए, जितना नोएडा में रहे उतने पीरियड अलग कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा, तभी आपका परफेक्ट कैलकुलेशन आएगा HRA में। अदरवाइज HRA एग्जम्पशन कैलकुलेट करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए पीरियड अलग कर दो, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, जो भी पीरियड होगा उतने पीरियड का अलग अलग कैलकुलेट कर लो। तो ये HRA एग्जम्पशन है। HRA एग्जम्पशन के बाद एक और अलाउंसेस है, स्पेसिफाइड अलाउंसेस। स्पेसिफाइड अलाउंसेस की पूरी लिस्ट दी हुई है कि स्पेसिफाइड अलाउंसेस क्या क्या होगा। तो स्पेसिफाइड अलाउंसेस में अलाउंसेस स्पेसिफाइड अलाउंसेस में एग्जम्पशन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ अलाउंसेस और अमाउंट स्पेसिफाइड व्हिच ईवर इज लोअर। अमाउंट स्पेसिफाइड है और आपको अमाउंट इतना मिला है, दोनों में जो लोअर होगा दैट विल बी द एग्जम्पशन। सेक्शन 10 क्लॉज 14, सेक्शन 10 क्लॉज 14 में स्पेसिफाइड अलाउंसेस को डिफाइन किया है। स्पेसिफाइड अलाउंसेस में पहला अलाउंसेस है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड दिया जाता है। तो अमाउंट स्पेसिफाइड है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अब मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चे के लिए, यानी एक बच्चे के लिए 100 रुपये, 2 बच्चे के लिए 200 रुपये, 12 महीने का यानी 2400 रुपये। तो आपको अलाउंसेस 2 बच्चे के लिए मिला, कितना मिला है और अमाउंट स्पेसिफाइड कितना है, दोनों में जो लोअर होगा उतने का एग्जम्पशन मिल जाएगा।
उसके बाद है चिल्ड्रेन हॉस्टल एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रेन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस, यानी आपके बच्चे हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल का जो भी खर्चा आता है उसके लिए आपको 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चे के लिए 600 रुपये, 12 महीने में 7,200 रुपीज़ मिलता है। तो अमाउंट ऑफ अलाउंसेस रिसीव, 2 बच्चे के लिए कितना अलाउंसेस मिला है, अमाउंट स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर, ये एग्जम्पशन है। उसके बाद है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये एरिया हमारा कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस है कि सपोज आप मेट्रोपॉलिटन में काम नहीं करके और इन फील्ड एरिया कंपनसेटरी फील्ड एरिया में काम करते हैं तो 2600 पर मंथ आपको एग्जम्पशन दिया जाता है कि 2,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जम्पशन दिया जाता है। उसके बाद है कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस, यानी थोड़ा एडवांस, कंपनसेटरी फील्ड एरिया से मॉडिफाइड एरिया है, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस, यहाँ पे एग्जम्पशन मिलता है 1,000 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपये पर मंथ, यानी आपको जितना अलाउंसेस मिला है और 1,000 रुपये दोनों में जो कम है उतने का एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस के लिए हमें एग्जम्पशन मिलता है 3,900 पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड और 3,900 पर मंथ विच एवर इज लोअर। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, आप अंडरग्राउंड काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, अंडरग्राउंड काम करते हैं तो उसके लिए 800 रुपये पर मंथ मिलता है, द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड और 800 पर मंथ विच एवर इज लोअर, इतने का एग्जम्पशन मिलता है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस, आइलैंड ड्यूटी, आप आइलैंड में ड्यूटी करते हैं तो आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस 3,250, 3,250 3250 रुपये पर मंथ एग्जम्पशन मिलता है और ये आर्म्ड फोर्स के लिए है। आर्म्ड फोर्स को काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस भी आर्म्ड फोर्स के लिए है और आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस भी आर्म्ड फोर्स के लिए है। आर्म्ड फोर्स को ये एग्जम्पशन दिया जाता है 3250 रुपये पर मंथ और एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। उसके बाद हिल एरिया अलाउंसेस है कि आप हिल एरिया में काम करते हैं तो 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको अलाउंसेस दिया जाता है। हिल एरिया अलाउंसेस, हिल एरिया में जो काम करता है उनके लिए 800 पर मंथ, तो अमाउंट ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड और 8,000 विच एवर इज लोअर। उसके बाद है ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया भी कहते हैं, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया और एजेंसी एरिया, तीनों नाम है, जो भी नाम आप कह लो, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, एजेंसी एरिया, तो यहाँ पे काम करते हैं तो 200 रुपये पर मंथ एग्जम्पशन मिलता है, 200 रुपये और अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर 2,000 पर मंथ। उसके बाद है स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस, जैसे बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया है, दैट इज हाईली एक्टिव, इंडिया चाइना के बॉर्डर है, हाईली एक्टिव सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे आप काम करते हैं तो 4,200 पर मंथ अलाउंसेस दिया जाता है, 4,200 पर मंथ। और हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, यानी आप काफ़ी ऊंचाई पे काम करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे आप काम करते हैं तो हाई एल्टीट्यूड के लिए आपको अलाउंसेस दिया है 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के लिए
एक और है कि ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को डे टू डे अलाउंसेस, डे टू डे के खर्चे मीट करने के लिए एम्प्लॉयर अमाउंट देता है फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस बट नॉट गेटिंग डेली अलाउंसेस। अगर आप ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय हैं और आप डेली अलाउंसेस रिसीव नहीं करते बट डे टू डे खर्चे मीट करने के लिए आपके एम्प्लॉयर एक फिक्स अमाउंट देता है कि आप ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है, आप बाहर रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो वहाँ बाहर में खर्चे करने के लिए एक फिक्स अमाउंट आप लो पर मंथ, कि आपको एक फिक्स अमाउंट पर मंथ दे रहे हैं। तो जितना फिक्स अमाउंट मिले उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच ईवर इज लोअर। यानी जितना अलाउंसेस आपको देता है एम्प्लॉयर फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच ईवर इज लोअर। तो ये हमारा स्पेसिफाइड अलाउंसेस है, स्पेसिफाइड अलाउंसेस और एचआरए आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करेंगे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट to the extent spent for official purpose. Okay, thank you.